हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अर्पिता क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो हम लोग अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए इसमें हम लोग देख रहे थे कि ज्योग्राफी के जो TRE 1.0, TRE 2.0 टू TRE 3.0 के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि 8 मार्क्स के आते हैं, तो उनको आज हम लोग यहाँ पर देखते हुए 31 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो यहाँ पर 31 क्वेश्चन था आपका। निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है? सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र यहाँ पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पोनानी। पोनानी जो है सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र कहा जाता है। इसका डिटेल देख लेते हैं। उपयुक्त दी गई नदियों में पोनानी तो भरत पूछा भी कहा जाता है, नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। पोनानी नदी का जलग्रहण क्षेत्र 5397 वर्ग किमी है। इसके पश्चात पेरियार नदी का जलग्रहण क्षेत्र 5243 वर्ग किमी और कालिंदी नदी का जलग्रहण क्षेत्र 5179 वर्ग किमी है। जलग्रहण क्षेत्र विशिष्ट क्षेत्र है जहाँ पानी नदी द्वारा बहाए जाने से पहले एकत्र होता है। तो इसका डिटेल थे, ये 2.0 में पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कितनी ऊंचाई है इसकी। कोसी मैदान जो है इसकी ऊंचाई आपकी होती है, औसत ऊंचाई पूछ रहा है 300, 150, 30 मीटर, कोई नहीं। 69 BPSC में आया है क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कोसी मैदान के माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई आपकी हो जाएगी 30 मीटर। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। और नेक्स्ट, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? बूढ़ी गंडक, महानंदा, नारायणी, पुनपुन। ये 69 BPSC में पूछा गया 2023 में। तो बूढ़ी गंडक को जो बोलते हैं सिकराना भी बोलते हैं, इसका राइट आंसर आपका नारायणी हो जाएगा। सिकराना बोलते हैं बूढ़ी गंडक को, पुनपुन बोलते हैं आदि गंगा को, पश्चिमी चंपारण। अब देखिए इसका डिटेल। गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है। इसका उद्गम नेपाल सीमा के पास तिब्बत में समुद्र तल से 7620 मीटर की ऊंचाई से होता है। यह नदी नेपाल तथा भारत के उत्तरी भाग में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। इसकी कुल लंबाई 630 किमी है, जिससे कि 185 किमी नेपाल, 445 किमी भारत में स्थित है। स्वर्णरेखा नदी किस गांव के पास से निकलती है? ओरमांझी, मंदार, हेल, नगड़ी। तो जो स्वर्णरेखा नदी है वो आपकी निकलती है नगड़ी से। स्वर्णरेखा नदी झारखंड में रांची के नगड़ी नामक स्थान से निकलती है, जो उड़ीसा से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदी कांची और खरकई है। 35, जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? जोग सरावती, कपिलधारा कावेरी, धुआंधार गोदावरी, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो जो है धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में निकलती है। ठीक है, तो यहाँ जोग और शरावती सही होगा आपका, कि धुआंधार जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती है। और उसमें धुआंधार तो आपका मध्य प्रदेश से निकलती है, तो वो हो गया आपका नर्मदा नदी। और इसके बाद यहाँ पूछा गया नहीं है, तो धुआंधार गोदावरी और कपिलधारा ये दोनों नहीं है। कपिलधारा भी आपकी नर्मदा नदी से निकलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है, न कि गोदावरी नदी पर।
जबकि कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, न कि कावेरी नदी पर। जोगरसोप्पा जलप्रपात पश्चिमी कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित सर्वोच्च जलप्रपात है। लिखा पानी हिमनद भारत के किस राज्य में है? तो लिखा पानी क्या होता है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पाया जाएगा। लिखा पानी जो है, लिखा पानी हिमनद जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश से निकलता है। इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। लिखा पानी को लेखा पानी हिमनद अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लिखा पानी दर्रे के पास। यह ज्ञातव्य है कि लिखा पानी असम राज्य के तिनसुकिया जिले में स्थित है, जो कि अपने चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? सुबनसिरी, बेलसिरी, मानस, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। ये बीपीएससी स्कूल टीचर पेपर 3 में पूछा गया था और 2.0 में भी आया है, सेकेंड शिफ्ट में पेपर 3 में। तो उत्तर दिशा से नहीं मिलती है, नहीं पूछा गया है। बेलसिरी भी मिलती है, मानस भी मिलती है, सुबनसिरी भी मिलती है। तो इसका हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं। नदी ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहती है। यह चीन, भारत तथा बांग्लादेश से होकर निकलती है। बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। दिबांग, लोहित, धनसिरी, कामेंग, मानस, तिस्ता तथा शबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में मिलने वाली सहायक नदी है। अब आगे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक मानसून एवं वर्षा से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मानसून एवं वर्षा। तो बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? चराई, वन रोपण, वनोन्मूलन, एक से अधिक या कोई नहीं। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी आएगी आपकी? ये बीपीएससी 3.0 में पूछा गया है। तो जब से वो सबसे उपयुक्त विधि आपकी वन रोपण। वन रोपण जो है सबसे उपयुक्त विधि आएगी। बाढ़ रोकने की सबसे उत्तम विधि वन रोपण या वृक्षारोपण भी हो सकता है। वृक्ष अपना जड़ों के माध्यम से बहुत सारा जल अवशोषित करने में सक्षम होते हैं। प्रति व्यक्ति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 1628 में पूछा गया था, जो री एग्जाम हुआ था 2024 में, भी करेंट का ही है ये। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 133। विश्व संसाधन संस्थान के अनुसार प्रति व्यक्ति वर्ष जल उपलब्धता के मामले में भारत 164 देशों में 133वें स्थान पर है। प्रति वर्ष जल उपलब्धता मात्र 1544 लीटर है, जो वैश्विक औसत 3000 क्यूबिक मीटर से काफ़ी कम है। अब आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? नवंबर और अक्टूबर के महीने में सबसे भारी वर्षा कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट पर। अक्टूबर और नवंबर के महीने में कोरोमंडल तट पर सबसे भारी वर्षा होती है। ये तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि उत्तर भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जो रबी की फसलों के लिए फायदेमंद होती है। आज हम लोग 50 क्वेश्चन तक देखेंगे। ज्योग्राफी के कौन कौन से क्वेश्चन थे वो इसकी नेक्स्ट वीडियो में। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण है लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून। ये जो है शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा करती है। सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? इसको पढ़ लीजिए चारों ऑप्शन आप लोग। ये बीपीएससी 2.0 में आया था। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। 8.8 डिग्री से 1 तक।
आपका ई क्वेश्चन होगा इसमें, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका 1 डिग्री से 15 डिग्री तक उत्तर अक्षांश के मध्य पैदा होता है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है। बंगाल की खाड़ी में ज़्यादातर चक्रवात अक्टूबर नवंबर माह में बनते हैं। भारत में चक्रवातों का निर्माण अरब सागर से अधिक बंगाल की खाड़ी में होता है तथा ये चक्रवात अधिक खतरनाक होते हैं। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? 1 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 से अधिक। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी होती है ये तिथि आपकी 15 अक्टूबर होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून एक प्रकार की मौसमी हवाएं हैं जो हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट की ओर बढ़ते हुए भारत, पाकिस्तान व बांग्लादेश में जून से सितंबर के बीच बारिश कराती है। यह मानसून अक्टूबर व नवंबर माह के बीच वापस लौटती है, जिसे मानसून का निवर्तन कहा जाता है। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की तिथि 15 अक्टूबर है। त्रिवार्ता के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो इसका त्रिवार्ता के अनुसार जो है भारत की जलवायु आपकी हो जाएगी पोस्ट मानसूनी जलवायु। त्रिवार्ता के अनुसार भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र इसमें रहते हैं। इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। यहाँ रसेदार प्रकृति के फलों का उत्पादन होता है। 45 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में है। इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है। यहाँ प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो कौन सी नहीं पूछा गया है? ये बात देखिए, आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा जाता है। अब लोग हाँ समझ के गलत आंसर लगा देते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इस उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब सभी हैं। मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत उत्तर पूर्वी प्रदेश और बिहार, छोटा नागपुर पठार को छोड़ के क्षेत्र के सामने यहाँ प्रतिवर्ष 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। सभी विकल्प गंगा मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता है। जीटी त्रिवार्ता के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। चारों ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो एम प्रकार की जलवायु पाई जाती है वो आपकी पाई जाती है पश्चिमी तट पर। अमेरिकी भूगोलवेत्ता ग्लेन थॉमस त्रिवार्ता ने वर्ष 1966 में जलवायु वर्गीकरण प्रणाली को प्रस्तुत किया। त्रिवार्ता के अनुसार दुनिया के 7 जलवायु क्षेत्र हैं। एम प्रकार की जलवायु पश्चिमी तटीय मैदान क्षेत्र में पाई जाती है। यह उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। 47 भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? तो जो सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं वो आपको पाए जाते हैं अब क्या लिखा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो जो डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र हैं उसको बोलते हैं हम लोग सिमनी। डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को बोलते हैं हम लोग सुंदरवन। डेल्टा का जो सदाबहार वन है उसे सुंदरवन बोलते हैं। आगे देखते हैं गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को सुंदरवन कहा जाता है। इस क्षेत्र में सुंदरी वृक्षों की संख्या सर्वाधिक रहती है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर अवस्थित है। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। तो ये आपके पाए जाते हैं तमिलनाडु में नहीं पाए। कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, दोनों में कांटेदार जंगल पाए जाते हैं, बट तमिलनाडु में नहीं पाए जाते हैं। जहाँ वर्षा की मात्रा 70 सेमी से कम होती है, तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उत्तर पूर्वी मानसून दोनों के द्वारा वर्षा होती है।
इसलिए यहाँ कांटेदार जंगल पाए जाते हैं। यहाँ अनुकूल परिस्थिति नहीं होती है। वन बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों तथा समुदाय सभी से संबंधित है, उन्हें कहा जाता है हाँ, उन्हें क्या कहा जाता है? वन बंजर भूमि दोनों होते हैं। निजी वन बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों होते हैं, समुदाय से संबंधित। ये पूछा गया है, तो उसको आप लोग अनवर्गीकृत वन कहते हैं। घास के मैदान, झाड़ झंखाड़, वन बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों समुदाय सभी से संबंधित वनों को अवर्गीकृत वन कहा जाता है। आरक्षित वन सरकार की प्रत्यक्ष निगरानी में होते हैं। संरक्षित वन सरकार द्वारा देखभाल की जाती है। तो फ्रेंड, आज हम लोग यहाँ तक देखते हैं 50 क्वेश्चन तक। इसके आगे हम लोग देखेंगे कल के नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर आपको पहले का देखना है 1 से, तो आप पूरा मेरे प्लेलिस्ट में जाके पूरा देख सकते हैं कि शुरू से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इससे फ़ायदा होगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आप लोग समझ जाएंगे अच्छे से। चलिए, ऑल द बेस्ट कल के लिए। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।